अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को लेके हो रही थी। कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैलकुलेशन हमने जब डाइवर्सिफिकेशन के केस में करनी हो, हम एक प्रोजेक्ट नए फील्ड में, नई इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमने वैक कैलकुलेट करना हो, और वैक में केई का चैलेंज हमें आया था कि डीवीएम से हमने केई पे बात की थी, वो तो हमें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की केई देता है। अगर हमें किसी डिफरेंट नोयत डाइवर्सिफिकेशन के लिए केई चाहिए, वैक चाहिए, तो उसमें केई हम कैपम से लेके आते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि आप जिस बिजनेस में, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री का सिस्टमैटिक रिस्क बीटा आप मैयर करते हैं, और कैपम इक्वेशन में आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा से आप केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एनी बिजनेस जिसका आपका बीटा अवेलेबल है, आप मैयर कर सकते हैं। बीटा की कैलकुलेशन के लिए हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे। बीटा की इंटरप्रिटेशन हमने देखी थी। बीटा किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क इन रिलेशन टू स्टॉक मार्केट बताता है। स्टॉक मार्केट की स्टैंडर्ड बीटा वैल्यू 1 होती है, तो जिस प्रोजेक्ट की बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, दैट प्रोजेक्ट विल बी कंसिडर्ड रिस्कियर दैन मार्केट एज अ होल, या जिसको हम मार्केट पोर्टफोलियो भी कहते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट का बीटा वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट मार्केट एज अ होल से लेस रिस्की है। तो बीटा विल ओनली हैव मीनिंग व्हेन कंपेयर्ड टू 1। बीटा के कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने अल्फा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एबनॉर्मल रिटर्न्स, बाज का कुछ प्रोजेक्ट्स कैपम रिटर्न से डिफरेंट रिटर्न ऑफर कर रहे होते हैं, तो उस केस में कहते हैं हम इनको अल्फा वैल्यूज कहेंगे। अल्फा वैल्यूज किस हम कैलकुलेट करते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन होती ये टेम्परेरी है। जैसे हमने बात की थी कि अल्फा वैल्यूज की, अगर किसी प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री में किसी कंपनी की अल्फा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें ये इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन अवेलेबल है। पॉजिटिव अल्फा वैल्यू का मतलब किसी शेयर का मतलब है कि वो शेयर अंडर वैल्यूड है। So if you have share, hold on the share. If you don't have share, you should buy share. अगर किसी शेयर की अल्फा वैल्यू नेगेटिव आ रही है इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब है कि वो शेयर ओवर वैल्यूड है। अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो ओवर वैल्यूड शेयर यू शुड नॉट कैरी, आपको फौरन को बेच देना चाहिए। और अगर आपके पास वो शेयर नहीं है, तो यू शुड नॉट प्लान टू बाय दैम। ये हमारी डिस्कशन थी, और हमने ये भी कहा था इन द एंड कि अगर हमें पता हो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अल्फा वैल्यू परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, वैसे तो टेम्परेरी है, लेकिन अगर हमें कहा जाए अल्फा वैल्यू एक परमानेंट फीचर है किसी इंडस्ट्री का, तो फिर हम उस इंडस्ट्री के लिए कैपम की इक्वेशन को एडजस्ट कर देते हैं। हमारी कैपम इक्वेशन फिर अल्फा वैल्यू से परमानेंट एडजस्टमेंट के तौर पे ली जाएगी किसी बिजनेस के बारे में, अगर हमें बताया जाए कि अल्फा वैल्यू परमानेंट होने वाली है। जी, कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? एक मैंने क्विक ओवरव्यू आपको कैपम, बीटा और अल्फा वैल्यूज पे दिया। अच्छा, हमने जैसे पहले सिग्मा ऑफ सिंगल स्टॉक और सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो पे बात की थी, और उसमें 2 एसेट पोर्टफोलियो, 3 एसेट पोर्टफोलियो की बात की थी। सिग्मा वाज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क एक स्टॉक का ले लें, या 2 एसेट पोर्टफोलियो का ले लें, या 3 एसेट पोर्टफोलियो का ले लें। इससे ज्यादा मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने इसको कवर नहीं किया अपने स्कोप में। सिमिलरली बीटा, किसी सिंगल स्टॉक का बीटा कैसे कैलकुलेट करना है, उसका हमने फॉर्मूला सीख लिया। पोर्टफोलियो का बीटा आपने लेना है, वो 2 एसेट है, वो 3 एसेट है, या वो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का बीटा लेना है, तो गेम इज वेरी सिंपल। इट इज सिंपली वेटेड एवरेज बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा इज सिंपली वेटेड एवरेज बीटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 स्टॉक्स हैं ए एंड बी, दोनों की बीटा वैल्यू है, एक की 1.1 है और एक की से 1.5 है, और इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में जो हुई हुई है, वो आपकी 70% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, 30% यहाँ पे है। ये इन्वेस्टमेंट बाय वैल्यू की हम बात करेंगे। अगर बाय वैल्यू आपकी 70-30 इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और आपसे कहा जाए कि भाई इस पोर्टफोलियो को, जो ए और बी का पोर्टफोलियो है, जो ए प्लस बी का पोर्टफोलियो है, इसका बीटा बताएं क्या है, तो बीटा इज सिंपली वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बीटा का मतलब 1.1 बीटा को 70% वेट लगा दो, और 1.5 बीटा को 30% वेट लगा दो, तो देखिए यहां से वेटेड एवरेज बीटा क्या आता है। $1.2022। ये है जी वेटेड एवरेज बीटा, बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो। अब ये 2 एसेट पोर्टफोलियो है, 3 एसेट है, मल्टी एसेट है, 10 है, 20 है, जितने एसेट हैं, हर एसेट का इंडिविजुअल बीटा लो, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का वेट कितना है हर एसेट में, यू टेक सिंपली वेटेड एवरेज। तो बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इज सिंपली वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। हर प्रोजेक्ट का बीटा लेंगे, और हर प्रोजेक्ट का वेट बाय वैल्यू इन पोर्टफोलियो कितना है। जी, पोर्टफोलियो का बीटा सिंपली वेटेड एवरेज।
अच्छा, कुछ हमारे पास बेसिक लेवल कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं ज़रा। हमने जो अभी तक लर्निंग की है कैपम, बीटा और ये पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को लेके, पहला क्वेश्चन पहले है जी इलस्ट्रेशन 22 हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 22। एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर आपके पास है जी 183 की बॉटम पे जी। जू कंपनी की इलस्ट्रेशन है। इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हम पहले पढ़ते हैं। यूज पोर्टफोलियो थ्योरी टू एनालाइज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फेसिंग द जू कंपनी। पोर्टफोलियो थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसमें सिग्मा हमने कैलकुलेट करना सीखा था, एंड यूज कैपम टू रीएनालाइज द कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने जो पोर्टफोलियो थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो पोर्टफोलियो थ्योरी में हमने पोर्टफोलियो का कंपेयर करने के लिए जो टूल सीखा था दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कैपम में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स को की एफिशिएंसी डिटरमिन करने के लिए जो टूल सीखा है दैट इज अल्फा वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद से बताइए एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा है। यहाँ पे कहा जा रहा है अल्फा वैल्यू की मदद से बताइए। सो इफ आई रिकॉल द प्रिंसिपल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा ओवर रिटर्न, ऐसा ही है, सिग्मा ऑफ अ पोर्टफोलियो ओवर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन है। और हमने कंपेयरिंग पोर्टफोलियो में पढ़ा था कि जिस पोर्टफोलियो का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लीस्ट होता है वो बेहतर होता है। अजनबी लगना शुरू हो गया मैं आप लोगों को अभी से ही, क्या हो गया कि ऐसी मैं गलत बोल रहा हूँ कि ठीक बोल रहा हूँ मैं? फार्मूला मैंने ठीक बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कहाँ पे अवेलेबल है, किस पेज पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भाई? पेज 175 पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पेज 176 पे आए तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जिक्र है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशन 19 के ऊपर जो लाइन है, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हमारे पास है रिस्क ओवर रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रिटर्न, और लोअर वैल्यूज बेटर। और हम अगर बात करें अल्फा वैल्यू की, कैपम के मुताबिक अल्फा वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न, और एफिशिएंट पोर्टफोलियो होते हैं जिसकी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव और हायर पॉजिटिव हो। तो ये जनाब हमने प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया। जू कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से एफिशिएंट पोर्टफोलियो बताना है। यहाँ पे अल्फा वैल्यूज की मदद से हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो बताना है। सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी है जी। जू कंपनी हैज 3 जू एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, एन एलिफेंट हाउस, अ जिराफ हाउस एंड अ मंकी हाउस। ईच प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 500,000 एंड ओनली 1 million हैज बीन बजटेड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब 3 प्रोजेक्ट्स में से 2 कर सकते हैं हम, कोई से 2 करने हैं। द डिटेल्स of as a result the choice has to be made as to which are the best two investment to be undertake। हमें हर प्रोजेक्ट के बारे में उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और हर प्रोजेक्ट का बीटा दिया गया है। हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम फोरकास्ट रिटर्न भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की सिग्मा मतलब, और उसका बीटा वैल्यूज मतलब सिस्टमैटिक रिस्क हमें दिया गया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एफिशिएंट और जिराफ का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, एलिफेंट एंड मंकी का क्या है, जिराफ एंड मंकी का क्या है। आरएफ इज 10 एंड मार्केट रिटर्न इज 17। ये डाटा जी हम पहले पार्ट ए के रेफरेंस से बात करें। हमारे पास ये जी 3 पॉसिबल पोर्टफोलियोज हैं, ये हमारे 3 पॉसिबल पोर्टफोलियोज हैं, और हम पार्ट ए के रेफरेंस से अगर हम प्लान डेवलप करें, मैं एक फॉर्मेट बिल्ड करूं पार्ट ए के रेफरेंस से, इलस्ट्रेशन नंबर 22 में पार्ट ए 3 पॉसिबल पोर्टफोलियो हमारे पास। एक है जी एलिफेंट प्लस जिराफ, एक है जी एलिफेंट प्लस मंकी, और एक है जिराफ प्लस मंकी। ये 3 पॉसिबल पोर्टफोलियोज हैं। हमें हर पोर्टफोलियो का सिग्मा चाहिए, हमें हर पोर्टफोलियो की रिटर्न चाहिए, और इफ दिस इज ए दिस इज बी, हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले पाएंगे। हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले पाएंगे which will be A divided with B, और इसके मुताबिक हम फैसला करेंगे पोर्टफोलियो हैविंग द लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेस्ट। अच्छा जी, हम
रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जरा सिंपल है, पहले मैं उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट की जाती है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो, और यहां पे चूंकि वेट इक्वल है, इक्वल अमाउंट दोनों प्रोजेक्ट में जानी है, तो वेटेड एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज। प्रिंसिपल याद रखना है, प्रिंसिपल इज वेटेड एवरेज, ठीक है। और वेट इक्वल हो प्रोजेक्ट्स का तो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज हो जाती है। तो मैं अगर एलिफेंट प्लस जिराफ की बात करूं तो एलिफेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 है, जिराफ की एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, ऐड करें डिवाइड बाय 2 कर दें तो एवरेज रिटर्न ऑफ दिस पोर्टफोलियो 17.5। एलिफेंट प्लस मंकी 20 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 19, then 15 plus 18 divided by 2 16.5। ये जी रिटर्न आ गया हमारे पास हर पोर्टफोलियो का। और हर पोर्टफोलियो का अब हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग वन मैं बना लेता हूं, क्योंकि 2 एसेट पोर्टफोलियो का सिग्मा का फार्मूला मुझे लाना पड़ेगा। 2 एसेट पोर्टफोलियो का फार्मूला होता है जी सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर, सिग्मा ऑफ क्या था मैं भूल गया फार्मूला, सिग्मा ऑफ इंटू एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा ऑफ बी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू सिग्मा ऑफ ए इंटू सिग्मा ऑफ बी। ये फार्मूला है जी। इसके मुताबिक मैं सिग्मा कैलकुलेट कर दूंगा पहले ई प्लस जी का, फिर मैं सिग्मा कैलकुलेट करूंगा ई प्लस एम का, देन हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा जी प्लस एम का। लीजिए ये तीनों सिग्मास कैलकुलेट कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। एक चीज़ में मिस कर गया, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, एक वेरिएबल मिस कर गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है। चलें ई प्लस जी के लिए मैं आपके साथ थोड़ी सी एक हेल्प कर देता हूं। सिग्मा ऑफ ई, सिग्मा ऑफ ई इज 10 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, sigma of g 8 square into 0.5 square plus 2 into 0.5 into 0.5, sigma of a 10 into 8, correlation of E plus G, correlation of E plus G is 0.6 and under root लीजिए जी, यहाँ से आपको E plus G का सिग्मा मिल गया। एट 8.06%। आगे चलिए ई प्लस एम जी प्लस एम इनका सिग्मा बनाइए, वैल्यूज़ बताइएगा, कोई डिसएग्रीमेंट हो ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। हर स्टूडेंट ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करता जाए। H 0.76% E plus M, and then finally G plus M 8.28। वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन ठीक है जी सारी। पॉइंट 6 बेटा कोरिलेशन एलिफेंट प्लस जिराफ का कोरिलेशन फार्मूले में आपको कोरिलेशन भी चाहिए ना। नेक्स्ट पेज की टॉप पे आ रहा है
लीजिए जी 8.29, लीजिए जी इनको हम फीड करते हैं। ये 8.29 है, ये 8.76 है और ये 8.06 है। नाउ सिग्मा ओवर रिटर्न, बताइए जनाब वैल्यूज़ ई प्लस जी की क्या आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 3 डेसिमल तक ले जाइए, 0.46 नेक्स्ट जी, तो करते हैं भाई 1 बता दें, मैं 1 लिख दूंगा, फिर एक और डेसिमल ऐड करते हैं, 4 डेसिमल पे ले जाएं, कंपैरिजन करना है ना हमें। ये 0.5 है, ये क्या है 0.46 11, नेक्स्ट वन 0.5024, ऑप्शन विद लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये है जी हमारा मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो थ्योरी की मदद से कंपैरिजन करते हैं तो जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लीस्ट है, दैट इज द बेस्ट पोर्टफोलियो। अब यही कंपैरिजन अगर हम पार्ट बी के लिए करें, जिसमें उसने हमें कहा है कैपम से रीएनालाइज कीजिए, डिसीजन को रीएनालाइज कीजिए कैपम की मदद से, तो कैपम में हमें अल्फा वैल्यू से रीएनालाइज करना पड़ेगा। कैपम में हम कैसे एनालिसिस करेंगे? हम इसी तरह यही पोर्टफोलियो पिक करेंगे, हम इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न लाएंगे, हम इनके बीटा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनकी हम कैपम रिटर्न ले लेंगे, देन वी विल कैलकुलेट अल्फा वैल्यूज। अल्फा वैल्यूज रहेंगी इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इट विल बी एक्स माइनस वाई, ये अल्फा वैल्यूज रहेंगी हमारी। यहाँ पे जो बीटा का फार्मूला हम यूज करेंगे, जो हमें गिवन है उसके मुताबिक हम, बीटा तो ऑलरेडी में गिवन है जी, मैं कुछ कैलकुलेट थोड़ी करना, बीटा मेरे लगा शायद कैलकुलेट करना है, तो नहीं बीटा कैलकुलेट, पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास पोर्टफोलियोज हैं जी ई प्लस जी, ई प्लस एम एंड जी प्लस एम, ये मेरे पोर्टफोलियोज हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी हमने ऊपर निकाली हुई है, ये हम पार्ट ए से पिक कर रहे हैं, 17.5, 19 एंड 16.5 बीटा वैल्यू पोर्टफोलियो की। अब बीटा वैल्यू पोर्टफोलियो की क्या होती है, अभी सीखा था हमने, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो, और वेट जब प्रोजेक्ट्स का बराबर हो तो वेटेड एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज। तो जनाब ई जी का बीटा, ई का बीटा 1.6, जी का बीटा 0.8 बाई 2, कितना बना जी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो? 1.20 जी। नेक्स्ट आपका आ गया जी 1.6 प्लस 0.95 डिवाइड विद 2, 2.8 कर लें। तीसरा आपका आ गया जी 0.95, सॉरी 0.8 प्लस 0.95 डिवाइड विद 2, 0.88। अच्छा जी, इसके बाद हम कैपम रिटर्न बनाते हैं। तो कैपम रिटर्न के लिए मैं अगर इसको जी रखता हूं तो मेरी कैपम रिटर्न का फार्मूला रहेगा आर एफ विच इज 10 प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू जी। ठीक हो गया, जी मेरा बीटा पोर्टफोलियो है। तो इसके मुताबिक अब बताइए 7 इंटू 1.2 प्लस 10, 7 इंटू 1.2 प्लस 10, कैपम रिटर्न ऑफ ई प्लस जी 18.4, 7 इंटू 1.28 प्लस 10, 18.96, 7 इंटू 0.88 प्लस 10, 16.16। ये सारी वैल्यूज़ हमारी परसेंटेज में हैं। अब हम अल्फा वैल्यू लेते हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न नेगेटिव
0.9%. Next, expected return minus CAPM return plus 0.04%. Expected return minus CAPM return plus 0.34%. और हमने रूल पढ़ा हुआ है अल्फा वैल्यूज में हाईएस्ट पॉजिटिव अल्फा वैल्यू इज बेटर. सो कैपम मॉडल के तहत अगर हम इन पोर्टफोलियोज को कंपेयर करते हैं तो हमारा डिसाइडिंग प्रिंसिपल अल्फा वैल्यू होता है. पोर्टफोलियो थ्योरी के तहत हम अगर कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तो हमारा डिसाइडिंग प्रिंसिपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहां पे लीस्ट है वो पोर्टफोलियो बेहतर है उस थ्योरी के मुताबिक. लेकिन कैपम के मुताबिक अल्फा वैल्यू जहां पे पॉजिटिव हाईएस्ट है दैट इज द बेस्ट पोर्टफोलियो. इन दोनों मॉडल्स में थ्योरीज में कॉन्फ्लिक्ट है. पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है E प्लस F इज द बेस्ट पोर्टफोलियो. कैपम मॉडल कहता है G प्लस M इज द बेस्ट ऑप्शन. अगर तो हमें किसी मॉडल को जस्ट अप्लाई करने को कहा जाए तो हमने दोनों को करके दिखा दिया. एक को भी कर सकते हैं दूसरे को भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हमसे कंपैरिजन में मांगा जाए भाई किसको प्रेफर करोगे तो प्रेफर फिर हम करते हैं कैपम को, क्योंकि कैपम इज एडवांस्ड मॉडल which is using systematic risk of a project which is more relevant in financial management, which is a better relationship risk and return का. ठीक है, तो अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो डिसीजन गिवन बाय कैपम शुड बी प्रेफर्ड. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, कुछ यहाँ तक की जो हमारी लर्निंग है इसको लेके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन अभी दो हमारे पास हैं. एक समर 18 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और एक क्वेश्चन 28. वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. पहले इस पे बात करते हैं कि पास्ट पेपर में जब तक हमारी लर्निंग है ये किस अंदाज में टेस्ट हुई हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलता है जी पेज नंबर काफ़ी आगे जाके 209. पेज 209 पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल रहा है जी. इसको देखेंगे हम. मिस्टर फराज, हमेशा सवाल को रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए टॉपिक के बारे में और हमारी रीडिंग तरफ एक्टिव हो जाती है. अज्यूमिंग दैट मिस्टर फराज एस्टिमेट्स हिज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग कैपम, कंप्यूट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटी. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसने कैपम यूज किया जाता है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेजर कीजिए. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कैपम रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुराद कैपम रिटर्न. ठीक है, एक है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने सुना और एक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. एक्सपेक्टेड फोरकास्ट और रिक्वायर्ड मतलब रिस्क की बेसिस पे कितनी रिटर्न देनी चाहिए. एक्सपेक्टेड कितनी रिटर्न देने की उम्मीद है. एक्सपेक्टेड रिटर्न से मुराद प्रोजेक्ट से कितनी रिटर्न आने की उम्मीद है. और रिक्वायर्ड रिटर्न कैपम रिटर्न प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन इट सिस्टमैटिक रिस्क कितनी रिटर्न देनी चाहिए. तो इन दोनों के हमने अल्फा वैल्यू में पढ़ा था. यहां पे उसने कहा जी हर कैपम के मुताबिक हर प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रिटर्न बताइए. और एज एट 31 दिसंबर 2016 कंप्यूट द फॉलोइंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बीटा, एस्टिमेटेड टोटल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो. पढ़ते हैं जी सवाल. हर सिक्योरिटी का पहले कैपम रिटर्न निकालना है और उसके बाद हमने कुछ फर्दर एनालिसिस करना है. डाटा पढ़ते हैं फिर देखेंगे इसको. मिस्टर फराज, अ लार्ज इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट ₹100 million in the stock market by developing a portfolio consisting of those shares which have a track record of good performance. 100 million की इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो बनाना है जी. He contacted a stock analyst to identify such stocks. After a detailed study, the stock analyst recommended investments in shares of 5 different companies. Based on his recommendation, Mr. Faraz invested the amount on January 1, 2016. Recommendation के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया जी. The relevant details are as under. ये 1, 2, 3, 4, 5 कंपनीज हैं. इनमें इन्वेस्टमेंट हुई 15, ये टोटल शायद 100 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया. और प्राइस पर शेयर 1 जनवरी को क्या थी. ठीक है जी, ये पैसे इन्वेस्ट किए गए इन कंपनीज में और इस पैसे में इस प्राइस के हिसाब से शेयर लिए गए. नंबर ऑफ शेयर निकालने की अगर हमें जरूरत हो तो दिस डिवाइड बाय दिस नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे हमने कितने शेयर बाय किए हैं.
एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, हमें इन कंपनीज के ऊपर सालाना डिविडेंड रिटर्न आने की कितनी उम्मीद है। डिविडेंड यील्ड हमें याद, मैं आपको यहां पे करा दूं, आपको सिखाया गया था इस चैप्टर के शुरू में इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न की जब बात हम कर रहे थे तो हमने कहा था इक्विटी इन्वेस्टर को जो रिटर्न आती है उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक डिविडेंड यील्ड और दूसरा कैपिटल गेन। उसे कहिए डिविडेंड यील्ड रिटर्न इतना आने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डेविएशन हर स्टॉक की क्या है, कोवेरियंस विद KSE 100 इंडेक्स, मतलब मार्केट से कोवेरियंस क्या है हर स्टॉक का। द स्टॉक एनालिस्ट आल्सो इन्फॉर्म्ड हिम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन and market return of KSE 100 index is 1.5 and 20% respectively. The risk-free rate of return is 8%. अच्छा, मैंने सवाल में ना ICAP के क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज किया है। ICAP के क्वेश्चन में शायद ये 15% गिवन था ओरिजिनली, लेकिन क्वेश्चन में 15% लिखा हुआ है, लेकिन सोल्यूशन 1.5 के हिसाब से ICAP का हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा टाइपो हुआ था, तो मैंने वो टाइपो यहाँ पे ठीक कर दी है। ये 1.5 हम इसको पढ़े हैं, बोल्ड इसलिए कर दिया कि कहीं और एडिशन में आप देखते हो पास पर क्वेश्चन में वहाँ पे 15 नजर, कंफ्यूज ना हो जाना। ये जो जवाब आई कैप क्या है 1.5 के हिसाब से हुआ था, और इस मतलब मैं यही समझता हूँ क्वेश्चन में टाइप होती। अच्छा जी, हमसे कहा गया है सबसे पहले हर स्टॉक की कैपम रिटर्न निकालिए। कैपम रिटर्न के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, RF, RM एंड बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी। बीटा ऑफ सिक्योरिटी की बात करो तो फिर वी नीड टू सिलेक्ट द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास बीटा के अवेलेबल है जी पेज नंबर 180 पे, और पेज नंबर 180 पे कोवेरियंस वाला फार्मूला आपके पास आ रहा है। यहां पे यकीनन वही यूज होगा क्योंकि हमें कोवेरियंस विद मार्केट दिया गया ना। हमें कोवेरियंस वाला फार्मूला पेज 180 की बॉटम पे जो थर्ड लास्ट है वो अवेलेबल है ना। ये कोवेरियंस गिवन है डिवाइडेड विद वेरियंस ऑफ द मार्केट, और वेरियंस ऑफ द मार्केट क्या होता है, वेरियंस ऑफ द मार्केट इज सिग्मा स्क्वेयर्ड। मतलब हमने हर स्टॉक का कोवेरियंस लेना है और उसको 1.5 स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो हमारा हर स्टॉक का बीटा आ जाएगा। हमसे उसने कहा हर स्टॉक की कैपम रिटर्न निकालिए। हम इसके लिए डाटा अपना इस फॉर्मेट पे अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास स्टॉक्स हैं A, B, C, D एंड E। मुझे हर स्टॉक की बीटा वैल्यू चाहिए और भैया मैं निकालूंगा कोवेरियंस ओवर सिग्मा, इस फॉर्मूले से निकालूंगा। जैसे A की बीटा वैल्यू मेरी आएगी वेरियंस, तो A की जो बीटा वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.1 डिवाइडेड विद 1.5 स्क्वेयर्ड। B की बीटा वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड विद 1.5 स्क्वेयर्ड। C की बीटा वैल्यू आएगी 2.6 डिवाइड विद 1.5 स्क्वेयर्ड। D की बीटा वैल्यू होगी 1.9 डिवाइड विद 1.5 स्क्वेयर्ड, और E की बीटा वैल्यू 2.8 1.5 स्क्वेयर्ड। जनाब बोलिए बीटा वैल्यू क्या आ रही हैं, 0.93 33 1.16 84 1.24। लीजिए जी, ये हमारे पास हर स्टॉक की बीटा वैल्यू आ गई है। अब हम यहां से हर स्टॉक की कैपम रिटर्न, हम पार्ट A देख रहे हैं, हम इसकी अभी कैपम रिटर्न लेते हैं। कैपम रिटर्न हमारी आएगी जी RF कितना है जी इस क्वेश्चन में 8% प्लस RM विच इज 20 माइनस 8 इंटू बीटा इफ दिस इज A इंटू A। ठीक हो गया जी। तो A की कैपम रिटर्न क्या है, जी। B की 23.96, C की 21.92, 18.08 18.08, 22.88, लीजिए जी, हमारा पार्ट A हो गया। हमसे पूछा, कहा गया था कि हर स्टॉक की रिक्वायर्ड रिटर्न बताइए। रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू कैपम रिटर्न, सॉरी यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया था रिक्वायर्ड रिटर्न का, तो रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू कैपम रिटर्न। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? पार्ट A हमने देख लिया।
जी, इसमें कोई दिक्कत? जो हमने अभी तक लर्निंग की है इस चैप्टर में, उसी को लेके हम कुछ सवाल देख रहे हैं। अच्छा जी, पार्ट बी V1 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट ईयर एंड। हमने पोर्टफोलियो कब बनाया? 1 जनवरी को। हमसे कहा जा रहा है 31 दिसंबर को पोर्टफोलियो की वैल्यू बताइए। पोर्टफोलियो वैल्यू क्यों चेंज होगी? पोर्टफोलियो वैल्यू क्यों चेंज होती है? डिविडेंड की वजह से शेयर की प्राइस चेंज होती है। ओनली कैपिटल गेन। पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी होती क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस है भाई। तो शेयर प्राइस में इजाफा जो है या कमी है वो कैपिटल गेन की तरह मदद से आती है ना। डिविडेंड तो कैश जेब में आ जाता है, उसका इंपैक्ट कोई प्राइस पे नहीं आ रहा। जो कैपिटल गेन है वो प्राइस एप्रिसिएशन है या कैपिटल लॉस है, प्राइस डेप्रिसिएशन है। तो हमसे उसने कहा कि आप ईयर एंड पे बताइए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है। तो भाई हम यहां से असेस करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू डिपेंड करेगी कैपिटल गेन की परसेंटेज के ऊपर। हर स्टॉक में जितने परसेंट कैपिटल गेन आया उतने परसेंट उस स्टॉक की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। यही है ना सिंपल सा सूत्र। तो मुझे लगता है हम बड़ी आसानी से एक पैटर्न पे अगर मैं चलूं, पार्ट B1 की अगर मैं बात करूं, स्टॉक वाइज A, B, C, D, E, मैं अगर कैपिटल गेन डिटरमिन कर लूं, इसको मैं एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन लिख देता हूं, बल्कि एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन डिटरमिन कर लूं। कैपिटल गेन मैंने शायद आपको बताया हुआ है, ये इक्विटी इन्वेस्टर रिटर्न है। क्या ये डिविडेंड है या कैपिटल गेन है? ये दोनों है। ये टोटल रिटर्न है, डिविडेंड की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, तो टोटल में से डिविडेंड निकाल दो, क्या बचेगा? कैपिटल गेन। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन आपका रहेगा कैपम रिटर्न माइनस डिविडेंड यील्ड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड कह लो या डिविडेंड यील्ड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अगर 1 बाय 1 देखूं, कैपम रिटर्न मुझे मिलना है पार्ट ए से, जिससे 19.16, और स्टॉक ए की डिविडेंड यील्ड जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3.5%। तो बताइए मेरा एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन मेरा क्या आया स्टॉक ए का? 15.66। बी का कैपम रिटर्न है 23.96 और बी का डिविडेंड यील्ड 3%, तो ये बना जी 20.96। सी का टोटल रिटर्न 21.92 और सी का डिविडेंड यील्ड इज 2.5, 19.42। डी का टोटल रिटर्न इज 18.08 और डी का डिविडेंड इज 8%, तो इट इज 10.08। ई का कैपम रिटर्न इज 22.88 और इसका डिविडेंड यील्ड इज 5%। कितना बचा? 17.88। लीजिए जी, ये हमारे पास कैपिटल गेन की परसेंटेज आ गई। कैपिटल गेन का मतलब एप्रिसिएशन इन शेयर प्राइस ओवर द ईयर, और एप्रिसिएशन शेयर प्राइस का मतलब एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो जहां वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे अब हम कहेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 31st December 2016 will be initial investment into 1 plus mark it CG, मैं इसको CG कह देता हूं, ठीक है, 1 plus CG, कंपाउंड करना है ना हमने। तो जैसे और ये मैं रुपीज इन मिलियन में ले लेता हूं। जैसे ए में मैंने इन्वेस्टमेंट की है 15 मिलियन की, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.1566, कितनी वैल्यू बनी है? 17.34। फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन बी है जी 18 मिलियन, इसको 1.2096 से मल्टीप्लाई कर दो, 21.77। फिर है जी 22 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, इसमें 1.1942 से मल्टीप्लाई कर दो,
26.27। फिर है जी हमारी 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, इसको 1.1008 से मल्टीप्लाई कर दो, 52। एंड द लास्ट इज 20 मिलियन, इसको 1.1788 से मल्टीप्लाई कर दो, 23.58। लीजिए जी ये हमारे पास आ गई एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सम कर लीजिए जी, हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। रुपीज इन मिलियन में हमने वैल्यू सारी इकट्ठी की हैं जी। जी एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए पूछिएगा, कहीं पे लिंक आपका ब्रेक हो पूछिएगा। CAPM return measures the total required return from a stock. Dividend yield is one component. The other component is capital gain. So total return हमारे पास थी, dividend yield हमें क्वेश्चन में गिवन थी, the remainder is the difference is the capital gain. तो हमने capital gain measure किया। Capital gain का मतलब होता है appreciation in share price. Appreciation in share price means appreciation is total investment. 10% से अगर शेयर प्राइस बढ़नी है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 10% से बढ़ जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन की परसेंटेज अप्लाई करके वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो निकाली। जी कोई क्वेश्चन? 31 दिसंबर को ही हमें बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो चाहिए, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 31 दिसंबर को। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज बीटा। तो जनाब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो में B2 की बात करूं अगर, तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड एज इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ए का बीटा है 0.93 और ए का वेट इन द पोर्टफोलियो ऑन 31 दिसंबर को यहां से लिया जाएगा 17.34 ओवर 116.48। यही है ना वेटेड एवरेज का तरीका। ये ए के बीटा को हमने ए का वेट लगा दिया, ए का वेट इन पोर्टफोलियो परसेंटेज। ये हम अगर उस पे देख रहे हो स्टार्ट में, तो फिर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का करना जी बेटा, अगर हमने पोर्टफोलियो का बीटा 1 जनवरी को निकालना है तो 1 जनवरी को जो बेटा वो लेना है, हमें उसने बीटा कहा 31 दिसंबर को निकालना, तो उस वक्त जो वैल्यू है उस पर हम डिटर्मिन करेंगे। तो अब इसी तरह हम प्लस करेंगे बीटा बी का बीटा है 1.33 और बी का जो वेट असाइन करेंगे आप वो 21.77 ओवर 116.48 प्लस इसको वैसे जिस हम वैक में करते थे ना, ये डिवीजन एक दफ़ा इकट्ठी भी हम कर सकते हैं, इंडिविजुअल को हम इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, बजाय इसके हर दफ़ा हर स्टेप पे डिवाइड करें, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें और डिवीजन एक दफ़ा कर लें, एक ही बात है। ये मैं एक दोबारा लिखूंगा, ये 0.93 इंटू 17.34 है, जिस तरह वैक के फार्मूला में हम वेटेड एवरेज कर रहे थे वही मैं फॉर्मेट ले आता हूँ, प्लस 1.33 इंटू 21.77 प्लस 1.16 इंटू 26.27 प्लस 0.84 इंटू 27.52 प्लस 1.24 into 23.58 and in whole divided with 116.48। अब हर एक को लहदा 116 से डिवाइड करते या इस तरह इकट्ठा डिवाइड कर दो जैसे वैक के फार्मूला में करते थे, एक ही बात है। तो बताइए यहाँ से बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आता है?
ये जी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया हमारा, पार्ट बी भी एस्टिमेटेड टोटल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। तो भाई बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आपके पास है, इस पोर्टफोलियो को लेके आप इसकी कैपम रिटर्न बना लीजिए, इसकी कैपम रिटर्न बना लीजिए, कैपम रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इट विल बी आर एफ 8 प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा पोर्टफोलियो। तो जनाब ये आप एस्टिमेटेड टोटल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो 21.2%। लीजिए ये पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। आपके इस एग्जामिनर के जो आंसर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट है, बट मोरलेस हम वही वैल्यूज जो उसने निकाली हैं वही निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़रा एफिशिएंट और स्मार्ट वे से। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी एनी क्वेश्चन? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन देखेंगे जी हम, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी अभी तक की लर्निंग की है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा न्यूअर एरा से है, समर 18 का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 28 पेज 257 पे हमारे सामने आ रहा है जी। ये वीटा पाकिस्तान लिमिटेड, सेम कॉन्सेप्ट तक हमने पढ़ा, उसी को लेके रिलेटिवली रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आया। रिक्वायरमेंट्स इसको देखते हैं। डिटरमिन विच कंपनी यू वुड रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय WPL, डिटरमिन द रिवाइज्ड सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ WPL's equity investment portfolio after investing in the company identified in A above। पार्ट ए में आपने कोई कंपनी रिकमेंड करनी है इनमें से, और पार्ट बी में उस कंपनी को WPL में जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसका रिवाइज सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा कहाँ जाता है और उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ जाती है। ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिवाइज सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो चेंज आया है उस पर भी बात कीजिए। अच्छा जी, पहले हम पार्ट ए का रेफरेंस है, डिटरमिन विच कंपनी यू वुड रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय WPL। इसके रेफरेंस से सवाल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल का फैसला करेंगे, फिर हम पार्ट ए को परफॉर्म करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वीटा पाकिस्तान लिमिटेड WPL wants to have representation on the board of directors of a leading company operating in telecommunication sector. To achieve this objective, 3 listed companies have been identified for equity investment. Details of these potential investments are given below. A, B, C. Investment required in millions. Expected return, standard deviation of return, correlation of return with market, correlation of return with WPL. Annualized return on 100 के इस केस 100 इंडेक्स इज 15%, मतलब ये RM है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.9, ये सिग्मा M है। 1 ईयर ट्रेजरी बिल्स यील्ड इज 6%, मतलब ये RF है आपका। द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ WPL इज 110 मिलियन विद अ बीटा वैल्यू ऑफ 1.25। WPL ऑलरेडी एक्टिव इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा है जिसकी वैल्यू 110 मिलियन है। उसके बाद जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो 110 मिलियन के हैं, और उन शेयर्स का वेटेड एवरेज बीटा
उसके पोर्टफोलियो का बीटा 1.25 है। एक शेयर नहीं है, ये मल्टीपल शेयर है, ठीक है, पोर्टफोलियो उसका, और उस पोर्टफोलियो का बीटा 1.25 है जो कि वेटेड एवरेज बीटा है। हमसे पहला सवाल पूछा गया है, इन 3 कंपनीज में से आप कौन सी कंपनी रिकमेंड करोगे फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन, हमने कौन से 2 टूल पढ़े हैं, अभी डिस्कस किया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अल्फा वैल्यूज। ये 2 टूल पढ़े हुए ना हमने इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम अल्फा वैल्यू से भी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब चूंकि हमें कहा कि जी कंपेयर करो, तो वी हैव अ चॉइस, एंड इफ वी हैव अ चॉइस वी विल गो फॉर अल्फा वैल्यूज, द बेटर मॉडल। हमें क्या करना है, हमें हर स्टॉक की एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, हम हर स्टॉक का बीटा कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं ना यहां पे, इंडिविजुअल स्टॉक का सिग्मा, स्टॉक का कोरिलेशन विद द मार्केट एंड मार्केट का सिग्मा, यही डाटा चाहिए ना। पेज कौन सा था बीटा के फार्मूलाज का, पेज 180 की बॉटम पे आइए। तो जो लास्ट 3 फार्मूलाज हैं उसका बॉटम वाला फार्मूला बल्कि देखिए, कोरिलेशन ऑफ स्टॉक विद द मार्केट इनटू सिग्मा ऑफ स्टॉक ओवर सिग्मा ऑफ मार्केट, डाटा अवेलेबल है। हम हर स्टॉक का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, हर स्टॉक का बीटा आ गया तो हर स्टॉक की कैपम रिटर्न आ जाएगी, हर स्टॉक की कैपम रिटर्न आ गई तो हर स्टॉक की अल्फा वैल्यूज आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अल्फा वैल्यूज तीनों की कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है। तो फॉर्मेट पार्ट ए के लिए अगर हम बिल्ड करें, हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28, क्वेश्चन 28। हमें अल्फा वैल्यू की तरफ जाना है, 3 स्टॉक का कंपैरिजन है, एक ए बी सी। हम सबसे पहले इन सब की बीटा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और बीटा वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा कोरिलेशन ऑफ स्टॉक विद द मार्केट, सिग्मा ऑफ स्टॉक ओवर सिग्मा ऑफ मार्केट, ऐसे ही है। ये बीटा का फॉर्मूला हम लगा के बीटा वैल्यूज हर एक की निकालेंगे, फिर हम हर एक की कैपम रिटर्न लेंगे, which will be RF is 6 plus RM 15 minus 6 into, if this is A into A, ठीक हो गया, ये हमारा कैपम रिटर्न आ गई। फिर हमारे पास हर स्टॉक की एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, ये गिवन है जी हमें, एंड इफ दिस इज B, दिस इज C, तो अल्फा वैल्यू क्या होगी आपकी, C माइनस B, यही होती है ना। लीजिए जी 1 बाय 1। स्टॉक ए का कोरिलेशन विद मार्केट 0.65, स्टॉक ए की अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन 10.5 ओवर मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन 6.9। तो बीटा ऑफ ए, 2 डेसिमल तक जल्दी हम बीटा लिखते हैं, जी 0.90, 0.99। दूसरा कोरिलेशन विद मार्केट 0.67 इंटू सिग्मा ऑफ द स्टॉक 8.3 ओवर मार्केट का सिग्मा 6.9, इसका बीटा 0.81। Third stock correlation with market 0.77 into sigma of the stock is 8 over sigma of the market is 6.9, 0.89। लीजिए जी कैपम इक्वेशन में डालिए यहाँ पे, और कैपम रिटर्न बताइए हर एक का क्या है, ए का कैपम रिटर्न 14.91, जी 13.29, 14.01। एक्सपेक्टेड रिटर्न हर स्टॉक की आपको गिवन है 19.50, 20.00 एंड 22.00। अल्फा वैल्यूज 4.59, अल्फा वैल्यूज 6.71, अल्फा वैल्यूज 7.99। लीजिए जी हाईएस्ट पॉजिटिव अल्फा वैल्यू
दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। हमने डाटा को एनालाइज किया तो हमें पता लगा हम कैपम रिटर्न हर स्टॉक की आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा की मदद से। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें गिवन है, तो कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट में अल्फा वैल्यूज शुड बी यूज्ड। मैंने अल्फा वैल्यूज की मदद से ये आंसर लिया। आपके एग्जामिनर ने जो उसका सोल्यूशन दिया है उसने पोर्टफोलियो थ्योरी पे जाके उसने कुछ साइंस लगाई है जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉम्प्लिकेट उसने चीज़ें की हुई हैं, हमें उनको समझने की और देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिसीजन सामा वही है जो हमारा है। उसने भी कहा सी सबसे अच्छा है और हम भी यही कह रहे हैं कि सी सबसे अच्छा है। हमने इसको बड़े बेहतर मॉडल से कैलकुलेट किया है। मुझे लगता है दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट प्रेफर्ड आंसर। इंस्टेड ये जो आई कैप ने इतना लंबा आंसर हमें प्रेजेंट किया है उसकी निस्बत मैंने जो आंसर प्रेजेंट किया उसका 1/3 वर्किंग भी नहीं है जो उन्होंने आंसर किया हुआ प्रेजेंट। जी, हमने स्मार्टली और बेहतर जो टेक्निकली साउंड मॉडल है उसकी मदद से डिसीजन दिया है। उन्होंने इसको समहाउ सिग्मा ओवर रिटर्न वाले मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके अप्लाई किया हुआ है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास ये एक साउंड मॉडल अवेलेबल है, हमने इसको अप्लाई किया, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी गॉट द डिसीजन। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा मेथड मार्क के साथ नहीं देखेंगे, मेथड आप डाटा और रिक्वायरमेंट के साथ देखते हो। मार्क्स जो मर्जी हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। मैथमेटिक्स है ना, मॉडल लगेगा एक, आपने मॉडल चूज करना है, एफिशिएंट मॉडल चूज कीजिए और डिसीजन दीजिए। ठीक है, आपने मॉडल, जिससे मैं कह रहा हूं कि उसने भी वही डिसीजन निकाला जो मैंने निकाला है और आई कैन सेफली से कि मेरा मॉडल बहुत एफिशिएंट है उसके मुकाबले में। जैसे आप देख रहे हो ये हमारा आंसर यही है ना, कोई वर्किंग नहीं, कुछ नहीं है, उसका आंसर आपके सामने नजर आ रहा है आपको। तो बेटा पार्ट ए की बात ही कर रहे हैं, पार्ट बी को भी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या, ये देखिए ये आंसर है जी पार्ट ए का, ये यहाँ तक आ गए, इधर तक पूरा और ये सारा वहाँ से लेके, मेरा सिर्फ टेबल में बात खत्म होगी, इतने से टेबल में ये सारा एक्सेसिव है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ जी जी, ज़री बात है, देखें एरर्स तो है ही है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ इनएफिशिएंट है। मतलब जो 5 मिनट का काम था उसको 15 मिनट लगाए। ठीक है, और इससे भी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, टूल, मॉडल, अप्रोच, कैपम इज टेक्निकली सुपीरियर। ठीक है, मतलब व्हेन कैपम कैन बी अप्लाइड देन व्हाई वी हैव टू गो फॉर स्टैंडर्ड वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टाइप की अप्रोच, सिग्मा ओवर रिटर्न वाली अप्रोच हमें क्यों जाना है? तो इसने सिग्मा ओवर रिटर्न वाली अप्रोच को मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकाल के ना, कोई स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के उसने साइंस लगाई हुई है, जिसको मैं कह रहा हूँ, हमें समझने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हमें है ही नहीं इसकी समझने की। इसको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की अप्रोच भी लगानी थी तो डिफरेंट अंदाज में, इसको बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, बट फिलहाल हमने कहा जी हमने इसको देख लिया जिस अंदाज में, दैट इज गुड इनफ। अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। डिटर्मिन द रिवाइज्ड सिस्टमैटिक रिस्क and expected return of WPL's equity investment portfolio after investing in company identified in A above। मतलब हमने ऊपर A में C आइडेंटिफाई कर लिया, उसने कहा जी C में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क रिवाइज होकर कहां जाएगा? सिस्टमैटिक रिस्क से मुराद बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है भाई? बीटा होता है। कह रहे कंपनी का बीटा कहां जाएगा बताओ? तो कंपनी का बीटा रिवाइज होगा, कंपनी के ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, एक सर्टेन बीटा उसका एग्जिस्ट कर रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट फर्दर बीटा आ गया, क्या करें? वेटेड एवरेज, नई एवरेज निकाल लो, इतनी सी बात है ये। ठीक है, तो रिवाइज्ड बीटा आप कैसे लोगे? इट इज वेरी सिंपल। हम कहेंगे ये हमने किया पार्ट ए। पार्ट बी में हमारी पहली रिक्वायरमेंट है रिवाइज्ड बीटा की। रिवाइज सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब रिवाइज्ड बीटा है, रिवाइज बीटा ऑफ WPL। इट इज वेरी सिंपल। पहले इसका बीटा है 1.10 और नहीं सॉरी 1.25, करंट बीटा इसका 1.25 है और ये इन्वेस्टमेंट हुई है 110 बिलियन में। अब आप बीटा है यहाँ पे 0.89 का जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें? सी में 40 डिवाइड विद 150, ये वेटेड एवरेज बीटा आ गया ना नया, ये WPL का नया बीटा आ गया। ये WPL की एग्जिस्टिंग बीटा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस नया बीटा, नहीं इन्वेस्टमेंट, नया वेटेड एवरेज निकाल लो, क्या आया? $1.15 $1.15 ये रिवाइज बीटा आ गया पोर्टफोलियो का। और इसके मुताबिक जो उसकी इसने क्या टर्म यूज की है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसके मुताबिक हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी, RF कितना था? RF 6 प्लस RM 15 माइनस 6 इंटू 1.15 कितने परसेंट आई? 16.35%। लीजिए जी, ये हमारा पार्ट बी भी खत्म हो गया। पार्ट बी में उसके भी यही जवाब है जो हमने निकाले में।
बस ये है कि हमने बीटा पार्ट ए में निकाल लिया, तो उसने पार्ट बी में आके उसका ये 0.89 की वैल्यू उसने पार्ट बी के लिए कैलकुलेट की, पार्ट ए में उसने बीटा कैलकुलेट ही नहीं किया था उसने। तो ये हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी थ्योरी है वो उसने मांगी हुई है मजीद के ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट कि सिस्टमैटिक रिस्क पे और एक्सपेक्टेड रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट आया। तो वी कैन टेल के भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क ओवरऑल ड्रॉप हो गया 1.25 से 1.15 पे, क्योंकि कंपनी ने एक लोअर रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला है, तो एवरेज रिस्क नीचे आ गया। एवरेज रिस्क नीचे आया तो उसकी रिटर्न भी नीचे आएगी करंट रिटर्न से। करंट रिटर्न, हाँ, यहाँ पे जब इफेक्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट रिटर्न ऑफ WPL भी निकालनी चाहिए, क्योंकि उसने इफेक्ट की बात की ना, तो आपको करंट रिटर्न भी निकालनी पड़ेगी। वो 6 + 15 - 6 × 1.25, ये भी आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। कितनी है? 17.25। तो अब डिस्कशन में आप ये डालेंगे कि भाई हमने एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, एक लो रिस्क प्रोजेक्ट में पैसा डाला जिससे ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो WPL ड्रॉप हो गया। ओवरऑल रिस्क ड्रॉप होने से रिटर्न भी उसकी 17.25 से एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.35 पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक चीज नोट करनी है। अभी मैं आपको बार बार कहता रहा था एक्सपेक्टेड रिटर्न कैपम रिटर्न होती है, और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैपम रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न होती है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैपम रिटर्न से कैलकुलेट कर दिया। अब अगर तुम्हें फोरकास्ट रिटर्न गिवन है तो हम उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहेंगे। अब यहाँ पे हमें उसने फोरकास्ट रिटर्न दी नहीं हुई, उसने कहा जी आप फोरकास्ट खुद करें। अब हमारे पास फोरकास्ट करने के लिए कोई और मॉडल ही नहीं है, तो एक्सपेक्टेड ये कैपम के, ठीक है। तो इसे मैंने कैपम रिटर्न को यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या दिया। इससे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कैपम रिटर्न। कैपम रिटर्न कैपम फार्मूला से, एक्सपेक्टेड रिटर्न फोरकास्ट से आ रही थी। अब हमारे पास WPL को C में कंबाइन करके हमारी फोरकास्ट रिटर्न क्या होगी, दैट इज नॉट अवेलेबल। हमसे जब एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगी गई है तो हम सिर्फ कैपम रिटर्न ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से कैलकुलेट कर दिया। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, वी टेक 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब, ब्रेक से पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 28 को हमने क्लोज किया। तो कोई इश्यूज कैलकुलेशन में, कोई कंसेप्चुअली कोई चीज़ लिंक आपको को ब्रेक हो रहा हो, पूछना चाहते हैं सवाल? अच्छा, कंपैरिजन हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो की। हमने पोर्टफोलियो कंपैरिजन के 2 टूल अभी तक देखे हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक अल्फा वैल्यूज, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये अल्फा वैल्यूज है, ये इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे भी अप्लाई हो सकते हैं और पोर्टफोलियो पे भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं टूल्स को लेके हमारे पास 2 रेशोज हैं अवेलेबल, उनका काम भी यही है। वो रेशोज भी हमारा यही काम करती हैं। एक ट्रेनर रेशो है और एक शार्प रेशो है, ठीक है। ये दोनों रेशोज का एक ही काम है, कंपैरिजन ऑफ पोर्टफोलियोज, ठीक है। बेसिक सा फार्मूला है, किताब में अवेलेबल है। आपको इसको किताब में लगता है टाइपो तो नहीं है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में लगता है शायद टाइपो है वहाँ पे, ठीक है। सिग्मा लिखा हुआ है, इसको ट्रेनर में ये बीटा है, ठीक है। नीचे जो शार्प रेशो है उसमें सिग्मा है, यहाँ पे ये बीटा है, कर लीजिएगा इसको, टाइपो से ठीक कर लीजिएगा। तो वेरी सिंपल, आपने जिस पोर्टफोलियो की ट्रेनर रेशो कैलकुलेट करनी है, उस पोर्टफोलियो की रिटर्न माइनस RF, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस RF, या इसको हम कहते हैं ये प्रीमियम आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी RF से 10% है और आपका पोर्टफोलियो 18% रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर 8% का प्रीमियम दे रहा है। इस प्रीमियम को उस पोर्टफोलियो के बीटा से डिवाइड कर दो, लेट्स अज्यूम इट इज 1.2, ठीक है। तो ये आपको ट्रेनर रेशो मिल जाती है। बताइए जरा क्या आ रही है ट्रेनर रेशो इस केस में? जी 6.67 ये ट्रेनर रेशो है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रेनर रेशो। एक और स्टॉक, लेट्स अज्यूम एक और स्टॉक है, वो 17% रिटर्न दे रहा है और बीटा उसका भी 1.2 है अगर, तो इसका ट्रेनर रेशो क्या आता है? 5.83। अब इन दो को कंपेयर करके आप बता सकते हैं स्टॉक विद हायर ट्रेनर रेशो इज बेटर, ठीक है। ट्रेनर रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है? ट्रेनर रेशो की बेसिस पे हम बेहतर एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे फाइंड करते हैं। जिस पोर्टफोलियो की ट्रेनर रेशो हायर है वो बेटर है, क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन में हम देख सकते हैं दोनों पोर्टफोलियोज का रिस्क 1.2 बराबर है और जो रिटर्न इस पोर्टफोलियो की ज्यादा है वो हायर ट्रेनर रेशो में ट्रांसलेट होगी। तो ये तो मैंने सिमिलर पोर्टफोलियोज बना दिए थे, लेकिन हमें गाइडिंग प्रिंसिपल यहां से मिल गया, हायर ट्रेनर रेशो इज बेटर, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे सिर्फ बीटा की जगह सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो ले आओ। सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना आता है ना, 2 एसेट पोर्टफोलियो, 3 एसेट पोर्टफोलियो। आप सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो लिया तो उसको शार्प रेशो कहा जाता है। ऊपर इंफॉर्मेशन वही है न्यूमरेटर में, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ओवर पोर्टफोलियो का सिग्मा। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल भी वही है, हायर द बेटर।
ठीक है, ये सिंपल दो फार्मूलाज हैं और बेसिक आपकी किताब में ये फार्मूलाज गिवन है। एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल, इंडिविजुअल आइटम्स पे हम फेमिलियर हैं, सिर्फ उन आइटम्स को इस फार्मूला में फीड करके एक वैल्यू कैलकुलेट करना शार्प रेशो या टर्नर रेशो में कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, पेज 184 पे हमारे पास ये दोनों रेशियोज अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम और अभी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन पता नहीं उसका स्टैंडर्ड रेशो से ताल्लुक है या नहीं है, पता नहीं कि मैंने यहाँ प्लेस किया वैसे। वेल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ये पेज नंबर 263 पे है हमारे पास, पेज नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा जी, तेज़गाम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, विंटर 19 का क्वेश्चन 5 है। इस क्वेश्चन में एक ख़ास फीचर है जो कि नॉर्मली अक्सर अकाउंटिंग बॉडीज़ इस तरह के फीचर को टेस्ट नहीं करती। जैसे ये क्वेश्चन एक ख़ास इंडस्ट्री पे बेस्ड है और अगर कोई स्टूडेंट उस इंडस्ट्री को एक्सपोज ना हो तो उसका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड रह जाता है। जैसे इवन शार्प रेशो की बात करूँ, ये भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जनरली यूज़ किया जाता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और ये शार्प रेशो पे हमें एक सवाल आया फर्स्ट टाइम आज से कुछ 10-12 साल पहले। तब आई कैप की बुक्स इतनी प्रिस्क्राइब वगैरह नहीं होती थी, तो शार्प रेशो हमारे लिए तो बिल्कुल, मेरे लिए भी फारसी थी कि ये कहाँ से आ गई है, क्या चीज़ होती है, किसी किताब में कभी देखी ना पड़ी। लेकिन शायद उसका पेपर सेटर जो था वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऑडिट में घुसा होगा या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का रिव्यू कर रहा होगा, उसके सामने वो रेशियो आई होगी, उसने उठा के वो रेशियो एग्जाम में डाल दी। लेकिन लेटर ऑन किया कि आई कैप ने ट्रेनर और शार्प दोनों आप जब बुक पब्लिश हुई उसमें डाल दी। इसी तरह ये क्वेश्चन जिसके हम देखने जा रहे हैं, ये भी हमारे पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ताल्लुक ये क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि अब एग्जामिनर कभी ये क्वेश्चन सर डाल देता है तो आई कैप ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज भी हमारी किताबों में थोड़ा कुछ ना कुछ शामिल कर दिया है। लेकिन वो नॉलेज इस क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, जो क्वेश्चन में नॉलेज है वही किताब में थोड़ा सा लिखा हुआ था, तो हम उस नॉलेज को इस क्वेश्चन के थ्रू ही कवर कर लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। तेज़गाम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, has recently disposed of its investment in Sukuk for rupees 500 million. Sukuk क्या होते हैं? इस्लामिक बॉन्ड्स। इस्लामिक बॉन्ड्स को सुकूक कहा जाता है। एक आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे जो बनाया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म डेट का, जैसे नॉर्मल डेट हम TFC कहते हैं पाकिस्तान में, जो नॉर्मल डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है उसको हम TFC कहते हैं। सुकूक की टर्म यूज़ की जाती है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डिबेंचर हैं बट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत जो इशू किए जाए। सो कंसिडरिंग द रीसेंट शार्प डिक्लाइन इन इक्विटी मार्केट, TIL believes that it is good time to invest the proceeds of sukuks in an equity based mutual fund for 1 year. While investing in any mutual fund, TIL's management always looks for a fund with the high alpha value in hope of getting a high return on investment. जिसने गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे सिलेक्ट करती है, हाई अल्फा वैल्यू। TIL's investment managers have identified 3 equity-based mutual funds for investment. Details of these mutual funds along with their estimated net asset value on expected date of investment 1st January and 31st December are as follows. आपने शायद 1st जनवरी को इन्वेस्टमेंट करनी है, उस वक्त एक्सपेक्टेड नेट एसेट वैल्यू क्या है और 31 दिसंबर 1 साल बाद नेट एसेट वैल्यू क्या होगी, हमें उसका एस्टीमेट दिया गया है। यहाँ पे अब ये शार्प रेशो आ गई जी, इसलिए इसका मैं कहता हूँ ताल्लुक नजर आ गया, शार्प रेशो है। एनीवेज हमें म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं 3, इनका बेंचमार्क इंडेक्स दिया गया है। बेंचमार्क इंडेक्स से मुराद कि ये म्यूचुअल फंड करते क्या है, पहले हम इसका थोड़ा बात कर लें। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? बेसिकली यहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत अगर याद पड़ती है कि म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर्स से पैसा रेस किया होता है और उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में और कुछ नॉट ओनली इक्विटी प्लस डेट पोर्टफोलियो में बनाया होता है, ठीक है। और उस पोर्टफोलियो की अपनी फंड रेज्ड को उन्होंने यूनिट्स में डिवाइड किया होता है। वो फंड रेज्ड उन्होंने
पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए होते हैं, और जब पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट्स बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक शेयर होता है 10 रुपए का, बिजनेस की परफॉर्मेंस है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे हम शेयर की प्राइस कहते हैं, यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं उस चीज को हम। आप नेट एसेट वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल टू शेयर प्राइस इन नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे और यूनिट्स की टर्म में बात की जाती है। तो उसने कहा जी ए की इन्वेस्टमेंट KMI 30 स्टॉक मार्केट में है, बी की इन्वेस्टमेंट KSE 100 इंडेक्स में है, सी भी KSE 100 इंडेक्स में है। एक्सपेक्टेड नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑन, जब इन्वेस्टमेंट करनी है तब वैल्यू क्या है, और जब इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ करनी है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना मतलब जब आप यूनिट बाय करोगे तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जब यूनिट सेल करोगे तब उसकी वैल्यू क्या होगी। लोड से यहां मुराद है बाइंग, यहां पे कमीशन। लोड से मुराद कहा जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोड से मुराद है कमीशन। जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, यू हैव टू पे कमीशन ना। इसी तरह यहां पे भी जब आप यूनिट बाय करोगे इसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है, जो कमीशन बाइंग पे करते हो। जो सेल करने में कमीशन पे करते हो उसको बैक एंड कमीशन, बैक एंड लोड कहा जाता है। तो फ्रंट एंड लोड से मुराद म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के बाय करने की कमीशन, और बैक एंड लोड से मुराद म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की सेल करने की कमीशन एज अ परसेंटेज उसने बताई भी। ठीक है, तो इसको कैसे हम, जी कॉस्ट ही है इसकी कैलकुलेशन, इसका इंपैक्ट हम अभी देखेंगे क्या है। और शार्प रेशो में दी गई है। शार्प रेशो का फार्मूला हमें पता है, जरा क्या था फार्मूला, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस RF ओवर सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो या रिटर्न एक ही बात है, ये था ना शार्प का फार्मूला। बहरहाल कोरिलेशन विद मार्केट भी गिवन है, हर स्टॉक का मार्केट से कोरिलेशन भी गिवन है। अच्छा जी, अब जरा तो जैसे सुनिएगा, थोड़ा बल्कि अगला आगे भी जुमला पढ़ लें। डिटेल ऑफ द रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क इंडेक्सेस, जो आपने स्टॉक मार्केट उठाई है ना, उनकी रिटर्न, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। एक स्टॉक मार्केट KMI 30 है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट है, और एक KSE 100 है जिसमें ये 2 इन्वेस्टमेंट हैं। उन दोनों, ये RM है फॉर दिस स्टॉक, ये RM है फॉर दिस मार्केट, ये सिग्मा M है फॉर दिस मार्केट, ये सिग्मा M है फॉर दिस मार्केट। ठीक है, 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं ना, तो दोनों का RM अलग-अलग दे दिया उसने, दोनों का सिग्मा अलग-अलग दे दिया। अच्छा, अब इसमें एक जो प्रिंसिपल थोड़ा सा फ्रंट एंड बैक एंड का मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं, फिर हम अल्फा वैल्यूज की मदद से देखेंगे कौन सा स्टॉक बेहतर है। उसने कहा जी आपने इन तीनों में से सबसे हायर पॉजिटिव अल्फा वैल्यू वाले स्टॉक को चूज करना है। आपको हर स्टॉक की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है इन वैल्यूज को लेके और इन कमीशंस को लेके। आपको हर स्टॉक की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है और उसको कंपेयर करना है हर स्टॉक की कैपम रिटर्न से। उसने कहा ना कि आपने इन तीनों में से बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करना है और हाईएस्ट अल्फा वैल्यू के बेसिस पे पिक करना है। और अल्फा वैल्यूज क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में आपको जहां पे देखना पड़ेगा कि मैं एक यूनिट खरीद कितने का रहा हूं और एक यूनिट मैं बेच कितने का रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस आपका रिटर्न आएगा ना। तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर रिटर्न। अच्छा, अब यहां पे कमीशन की ट्रीटमेंट, दैट वी हैव टू लर्न। कमीशन की ट्रीटमेंट हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कमीशन क्या होती है। अच्छा जी, जो फ्रंट एंड लोड है, मतलब बाइंग पे जो कमीशन है, दैट डेफिनेटली इंक्रीजेज योर कॉस्ट। और जो बैक एंड लोड है, मतलब जो सेल्स पे कमीशन है, दैट रिड्यूसेस योर प्रोसीड। ये तो क्लियर है ना, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड लोड से आपकी कॉस्ट इनिशियल बढ़ जाती है और बैक एंड लोड से आपकी प्रोसीड जो है वो कम हो जाती है। तो यहां पे 2 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग यूनिट इन म्यूचुअल फंड, उसका फार्मूला है जनाब नेट एसेट वैल्यू इनटू 1 प्लस फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड वेरी सिंपल। कमीशन आ गया ना, 2% कमीशन है तो 1 प्लस 2%, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग यूनिट इन म्यूचुअल फंड इज नेट एसेट वैल्यू एट दैट टाइम इनटू 1 प्लस फ्रंट एंड लोड। और नेट प्रोसीड्स from selling unit in mutual fund is equal to net asset value divided with 1 plus back end load.
यहाँ पे चलें, हमने साइन लगाया नहीं लेकिन आपकी आसानी के लिए अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रंट एंड लो, आपकी नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ बाइंग 100 है, कमीशन अगर 2% है तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 102, और सेल के वक्त अगर आपकी प्राइस 105 है और कमीशन 1.15% है तो आपकी प्रोसीड कितनी होगी? जी बेटा डिवाइड, सॉरी डिवाइड होगा जी, आई फॉरगॉट टू पुट द साइन। कितना जी? 103.45, ठीक हो गया। तो आपकी कमीशन पे कितनी हुई? जिस माइनस जिसका लोगे तो कमीशन पेड आ गई। तो ये थोड़ा सा रैशनल तरह देखना है, ये वो नहीं 1 माइनस सम नहीं होने लगा, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट डिफरेंट है। फ्रंट एंड लोड है तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बैक एंड लोड है तो डिवाइड करके आपने लेस करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको याद रखनी है। तो अब इसके बाद हमारे लिए सवाल में कोई बहुत बड़ा चैलेंज शायद नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के लिहाज से समझाना जरूरी था। म्यूचुअल फंड की ABC हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में हमें माजी में भी सवाल आता रहा, जैसे इसमें भी उसने शार्प रेशो यूज़ कर ली, वो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। शार्प रेशो मैंने पहले बताया आपको। तो अब हम सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल को हल करने चलेंगे जी। एनी क्वेश्चन? बेटा इंडस्ट्री नॉर्म कह लो आप, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कह लो आप। अल्टीमेटली जो बात तो यही है ना कि अगर आप एक चीज़ 100 रुपये की खरीद रहे हो एंड यू हैव टू पे कमीशन, यू एंड अप पेइंग मोर। और आप एक चीज़ 105 की बेच रहे हो एंड यू हैव टू पे कमीशन, यू एंड अप रिसीविंग लेस। वेरी लॉजिकल। कमीशन निकल जाएगी तो कम मिलेगा ना पैसा। 105 की चीज़ बिकी है, कमीशन कटने के बाद आपको इतना पैसा मिलना है। 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो, कमीशन के साथ आपको 102 देना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल थोड़ा सा हमने फर्क कर दिया। जैसे एकदम एक मुझे आवाज़ आप में से किसी की आ गई थी शायद, ये इसको हमने नेट एसेट वैल्यू इंटू 1 माइनस बैक एंड लोड करना है। तो ये मैंने बताया भाई ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा डिफरेंट है। लॉजिकली लगता है शायद कमीशन को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि शायद आपको लगता है कि आपको करना चाहिए था 105 इंटू 1 माइनस 0.015, शायद ये करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम फ्रंट एंड लोड को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और बैक एंड लोड को डिवाइड करके लेस करते हैं। अच्छा जी, इसके मुताबिक अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, हमें इन 3 स्टॉक्स का बीटा चाहिए, इन 3 स्टॉक्स की कैपम रिटर्न चाहिए और इन 3 स्टॉक्स की हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। अच्छा जी, अब हम काम शुरू करते हैं। 3 स्टॉक के लिए मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ जी यहाँ पे। स्टॉक्स हैं जी हमारे पास A, B, C। मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर यूनिट निकालूं अगर, तो इट विल बी, मेरे पास जो आएगी इसकी वैल्यू नेट एसेट वैल्यू ऑन 1 जनवरी मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस फ्रंट एंड लोड। ऐसा ही है जी, ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। तो बताइए मुझे ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? नेट एसेट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 15.92 इंटू फ्रंट एंड लोड 1%, तो 15.92 इंटू 1.01। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 15.92 इंटू 1.01, 16.08। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई जी रुपीज़ में, ठीक है। बी पे जाएं अगर हम, तो 77.81 इंटू इसका फ्रंट एंड लोड 2% है 1.02। इसकी कॉस्ट 79.37। सी 95.36 इंटू इसकी कमीशन नील, फ्रंट एंड लोड है नहीं ना इसका, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 95.36। ये हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। और फिर हम कहेंगे हमारी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कैसे आएंगी? नेट एसेट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर डिवाइडेड विद 1 प्लस बैक एंड लोड, ठीक हो गया। तो जनाब 31 दिसंबर से ये 21.55 है,
डिवाइडेड विद 1.02 कितनी बनी जी? 21.55 को 1.02 से डिवाइड किया तो 21.13। दूसरे है जी हमारे पास 100.15 और इसका बैक एंड लोड 2% है, डिवाइड विद 1.02, इसकी कितनी आई जी रिटर्न? ये इसकी प्रोसीड्स आ गई। और तीसरा केस है जी 123.31 डिवाइड विद इसका 1.15 है, डिवाइड विद 1.015। जी जनाब इसकी नेट प्रोसीड्स कितनी आई? 121.49। अच्छा जी, अब हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, हमारे पास प्रोसीड्स भी आ गई हैं, और अब मैं यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए मैं अगर इस वैल्यू को मैं 1 लूँ, इस वैल्यू को मैं 2 लूँ, तो 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड विद 1 माइनस 1 इन 200, ये परसेंटेज में मेरा जवाब आएगा। एग्रीड? ऐसे नहीं करना तो 2 माइनस 1 करके ओवर वो कर दो, परेशान है तो शक्लें आपकी घूम जाती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, पता किसने क्या फारसी लिख दिया शायद। 2 माइनस 1 डिवाइड विद 1 इन 200, अब समझ आ गई? चलिए बोलो, बताओ क्या आ रही परसेंटेज, बोलो। ये हमने वैल्यू नंबर 3 बना ली है यहाँ से। एक्सपेक्टेड रिटर्न 31.41%। Twenty-three point 71%, 27.40, अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास अगर आ जाए तो अब हमें कैपम रिटर्न चाहिए। कैपम रिटर्न लेट्स अज्यूम ये वैल्यू नंबर 4 आती है, फिर हम यहाँ से अल्फ़ा वैल्यू बना सकते हैं विच विल बी 3 माइनस 4, ऐसा ही है, और अल्फ़ा वैल्यू जहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव होगी उसको हम रिकमेंड करेंगे। अब कैपम रिटर्न कहाँ से आएगी? RF प्लस, RF क्या जी? ये तो हर एक अलग निकालना पड़ेगा ना, RF तो सेम है लेकिन RM वगैरह अलग है, तो हम इसके लिए चले जाते हैं से वर्किंग 1 पे। हम वर्किंग 1 पे जाते हैं, हर स्टॉक का बीटा निकालेंगे और उसकी कैपम रिटर्न निकाल के यहाँ फीड करते जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग 1 में हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बीटा का फार्मूला अपने सामने ले आता हूँ। मुझे जो लग रहा है यहाँ पे फार्मूला बीटा का लगेगा, मुझे कोरिलेशन विद मार्केट दिया गया है। कोरिलेशन विद मार्केट के साथ जो फार्मूला यूज होता है, कोरिलेशन इनटू सिग्मा ऑफ स्टॉक ओवर सिग्मा ऑफ मार्केट, ऐसा ही है। तो अगर मैं बात करूं बीटा ऑफ ए की, बीटा ऑफ ए, तो कोरिलेशन ऑफ ए विद मार्केट क्या है? 0.6। सिग्मा ऑफ स्टॉक दैट इज नॉट अवेलेबल। सिग्मा ऑफ मार्केट ए KMI में है 30 में, KMI 30 का सिग्मा इज 15.11, और जो मुझे सिग्मा ऑफ स्टॉक चाहिए वो मैं वर्किंग 1.1 से लाऊंगा। वर्किंग 1.1 में मैं क्या करूंगा भला? शार्प रेशो का फार्मूला यूज करूंगा। शार्प रेशो का फार्मूला क्या है? रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो माइनस RF ओवर सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक। तो जनाब मैं अगर शार्प रेशो, मुझे ए का गिवन है डाटा, ए की शार्प रेशो कितनी है? 0.59। रिटर्न ऑफ ए कितनी है? एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकाली मैंने वो मैं यहां पे यूज करूंगा 31.41। RF तो ए की फिगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10%, और सिग्मा ऑफ ए मुझे चाहिए, तो सॉल्व इट फॉर सिग्मा ऑफ ए 36.29%। ये सिग्मा ऑफ ए आ गया जी। इसको वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को।
सिग्मा ऑफ ए जब मेरे पास है 36.29, तो जनाब यहाँ से बीटा बताइएगा, ए का बीटा क्या आ रहा है? ए का बीटा 1.44 और ये ए का बीटा लेके हम के ही निकालें अगर ए की, या कैपम रिटर्न ऑफ ए इज आर एफ प्लस आर एम। ए की मार्केट है KMI 30, KMI 30 का आर एम इज 30 माइनस 10 इंटू 1.44, तो जनाब कैपम रिटर्न ऑफ ए जी 38.80%। इसको हम यहाँ पे फीड करेंगे 38.80%, और यहाँ से अल्फ़ा वैल्यू देखिए पॉजिटिव है 7.39% पॉजिटिव अल्फ़ा वैल्यू। मुझे लगता है कि ये वर्किंग वन मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच करता हूँ, ये वर्किंग वन इसके लिए मैंने की है। हर स्टॉक की इस तरह मुझे वर्किंग टू, यही वर्किंग रिपीट करने की यहाँ पे, यही वर्किंग रिपीट करेंगे हम यहाँ पे, और इससे हम काम कंप्लीट करेंगे। जी अब ये आपके सामने पूरा सोल्यूशन आ रहा है, इसको समझ लीजिए कि हमने कैपम रिटर्न हमें एक ही चाहिए थी। कैपम रिटर्न के लिए हमने कैपम इक्वेशन यूज़ करनी है। कैपम इक्वेशन में हमने ए के हिसाब से आरएम पिक किया, ए के हिसाब से ए जिस मार्केट में उसका आरएम पिक किया, और हमने ए का बीटा निकालना है। बीटा का फार्मूला जनाब ये हमारे पास है। इसमें जो हमने चूज़ किया था उसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी दैट वाज सिग्मा ऑफ ए, तो सिग्मा ऑफ ए मैंने यहाँ से पिक कर लिया। अब यही वर्किंग आप रिपीट करनी है बी के लिए, सी के लिए। जनाब ये वर्किंग 2 वर्किंग 3 ये बनाइए, और मुझसे वर्किंग 2 से क्या वैल्यू आ रही है, वर्किंग 3 से क्या वैल्यू आ रही है, ये शेयर कीजिए। मुझे ये फाइनल ये वैल्यूज़ आपने शेयर करनी है। वर्किंग 2 बी के लिए बनाएंगे रेप्लिका, वर्किंग 3 सी के बनाएंगे रेप्लिका, यही स्टेप फॉलो करते हुए। और ख्याल रखना है जिस वर्किंग जो बी और सी है वो दोनों KSE 100 में लिस्टेड है, तो RM वहां से उठाना है। बी और सी दोनों KSE 100 में लिस्टेड है। जी जनाब, वर्किंग 2 का कैपम है 14.74, ठीक हो गया जी। वर्किंग 3 और अल्फा वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, माय मिस्टेक, नेगेटिव है यहाँ पे पहले केस में, दूसरे में पॉजिटिव है 8.97।
थर्ड वर्किंग से कैपम रिटर्न, वर्किंग थ्री का है 19.16, दोबारा चेक कीजिए। बीटा क्या आ रहा है वर्किंग थ्री में? 0.56, 0.709, 0.71, दो डेसिमल पर रखें तो 1 इज द बीटा, और 21.6, 21.62। ठीक है जी, दिस अपीयर्स टू बी करेक्ट वैल्यू 21.62। और अल्फा वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इट इज़ पॉजिटिव बाय 5.78 5। 5.8, बेटा जो वैल्यूज लिखी हुई इसके हिसाब से तो 5.78 नहीं बन रहा। तो उसने कहा जनाब वो स्टॉक सेलेक्ट करना है हाईएस्ट अल्फा वैल्यू जो ऑफर करें, तो ये है जी हाईएस्ट पॉजिटिव अल्फा वैल्यूज, स्टॉक बी। यूजिंग अल्फा वैल्यूज रिकमेंड विच म्यूचुअल फंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल फंड बी हमें सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जी कोई सवाल यहाँ तक? जी एनी क्वेश्चन, कोई इशू जनाब यहाँ तक? जो हमने बेसिक कुछ असूल सीखे अब तक, उनकी हमने कुछ एग्जाम लेवल पे एप्लीकेशन देखी। अब हम थोड़ा सा एक अगेन बिफोर वी मूव वी टेक स्टेप फॉरवर्ड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन, हम कुछ बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन से अगेन पिछली चीज़ों को दोबारा एक बार फिर कंफर्म करते हैं। जो डिफरेंट हमने वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे थे उनकी एप्लीकेशन को हम कुछ हमारे पास कुछ 4-5 इलस्ट्रेशन हैं, इनकी मदद से हम उसको ज़रा कंफर्म करते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन अब आप अपने सामने अगर खोल लीजिए तो वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 हमारे पास है जी, ये पेज नंबर 185 की बॉटम है।
पेज 185 की बॉटम। Illustration 23 जनाब, ABC company current share price is 11.6 and they have beta of 1.1. The current dividend of ₹1 is due to be paid in 2 weeks time and dividend are expected to grow at 6% per year in future. The market return is 15% and risk free rate of return is 5%. Estimate company's cost of equity capital using both DVM and CAPM. एक ही कंपनी का हमें डिविडेंड डाटा भी अवेलेबल है, बीटा डाटा भी अवेलेबल है। हमसे कहा जी इसका के ही निकालिए दोनों तरीकों से। तो कैपम डीवीएम की एक लिमिटेशन है कि डीवीएम सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की के ही दे सकता है, बट कैपम में यू हैव ऑप्शन, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस का बीटा डालो, एग्जिस्टिंग बिजनेस की के ही आ जाएगी, किसी नए बिजनेस का बीटा डाल दो तो नए बिजनेस की के ही आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैपम को अपने करंट बिजनेस की के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उसने हमसे कहा। तो जनाब दो हमें केईज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट डिविडेंड वाला या ग्रोथ वाला? ग्रोथ वाला फार्मूला लगेगा जनाब। हम डीवीएम की मदद से के ही देखेंगे तो इट विल बी डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी। ठीक है, पुटिंग इन द वैल्यूज डी नॉट मोस्ट रीसेंट डिविडेंड ₹1 in this case, expected growth in future 6% over market value x div. Do we have x div value? The answer is no. This is cum div, dividend is to be paid. So ये जी x div होगी प्लस 0.06। तो क्या आई जनाब यहां से के डीवीएम से के क्या आती है? %, परसेंटेज नॉर्मली हम 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करते हैं। हाँ, डिस्काउंट रेट जब हमें चाहिए तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, लिखेंगे 2 डेसिमल तक, फिर राउंड ऑफ करके डिस्काउंट टेबल से हम वैल्यू उठा सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम कैपम से के ई लेना चाहें तो इट विल बी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो बोलिए आर एफ क्या है इस क्वेश्चन में? 5%। आर एम क्या है? 15%। बीटा ऑफ द कंपनी क्या है? 1.1। 1.1। इट इज अगेन 16%। लीजिए जी, सिंपली के ही हमने कैलकुलेट की डीवीएम से भी और कैपम से ही, दोनों मॉडल हमने यहाँ पे अप्लाई किए। बेसिक्स जो हमने सीखे हैं उनकी एप्लीकेशन। नो, सेम नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है सेम आए, इट्स अ कोइंसिडेंस यहाँ पे सेम है। और बाय द वे, अगर हमें 2 मॉडल दिए जाए, दोनों मॉडल का डाटा अवेलेबल हो और हमें वैक कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज द बेटर मॉडल, कैपम इज द बेटर मॉडल। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आने की कोई गारंटी नहीं है, इट्स अ कोइंसिडेंस। CAPM, however, is considered technically superior model. जी, illustration number 24. illustration 24 में हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है जी? हमें तो सिंपली कहा गया यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालो। डिविडेंड हिस्ट्री गिवन है, डिविडेंड हिस्ट्री से ग्रोथ रेट निकालना, तो इसका फार्मूला यू शुड रिकॉल। इसके मुताबिक जी इज इक्वल टू latest dividend, in our case it is 7.3, earliest dividend in our case it is 5। earliest dividend कितने साल पहले है? 4 years। लीजिए जी, बताइए क्या है जी? जी 9.92%, this is G। Illustration 25. Estimate the company's WACC. JKL company has beta of 0.96 and debt equity ratio of 2:5. Company's pre-tax cost of debt is 10%, risk-free rate is 8%, market return is 14% and corporate tax rate is 30%. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है, हम चलें वैक कैलकुलेट करना, वैक के स्टेप्स जहन में लाते हैं। ठीक है, वैक के स्टेप्स लाते हैं, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 25 को। वैक के स्टेप में पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हमारे पास दो सोर्सेज का जिक्र किया गया है, एक डेट एक इक्विटी, एक डेट और एक इक्विटी। फिर हमने कहा जी हमें कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स चाहिए, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स चाहिए। अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, मार्केट वैल्यू के लिए आपको डाटा नहीं दी गया, इंस्टेड रेशो दी गई है। आपको मार्केट वैल्यूज ऑफ डेट और इक्विटी दे दी जाए या मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशोज दे दी जाए, एक ही बात है। अब यहां पे क्वेश्चन इज साइलेंट एज रिगार्ड टू ये रेशो बुक वैल्यू बेसिस पे या मार्केट वैल्यू बेसिस पे। यहां पे एक असूल याद रखिएगा, वैक में हमेशा मार्केट वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो या मार्केट वैल्यूज हो या मार्केट वैल्यूज बेस्ड रेशोज हो। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वील अज्यूम ये मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशो है। 2 डेट 5 इक्विटी, टोटल इज 7। अब आ जाइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट पे। हमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है 10%। हमें पता है वैक में हम लेते हैं पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, एंड इन दिस सिंपल केस क्योंकि हमें कोई डेट की टाइप वगैरह अवेलेबल नहीं है, सादा सा केस है, तो इट इज सिंपली 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इट कम्स टू 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके लिए उसने बीटा गिवन है, तो हम इसको कैपम पे ले जाएंगे, RF 8 प्लस RM 14 माइनस 8 इंटू बीटा 0.96। तो क्या है जी के 13.76 लीजिए जी। अब यहां से आप वैक ले सकते हैं। वैक इज कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू इट्स वेट प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू इट्स वेट ओवर सम ऑफ द वेट। तो बताइए वैक क्या है? $11.83%। ये जी हमारा वैक आ गया इस केस में। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने स्टेप्स वैक के सीखे थे, उन्हीं स्टेप्स को लेके बेसिक इलस्ट्रेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने सॉल्व की। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट थी, उसको पोस्ट टैक्स बनाने के लिए सिंपली 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, और इक्विटी के लिए हमने कैपम इस्तेमाल किया। जी कोई सवाल? इलस्ट्रेशन नंबर 26 हमसे जो रिक्वायरमेंट डिफरेंट मांगी गई है, एक में कहा गया यील्ड ऑन लोन स्टॉक, दूसरे में कहा गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तीसरे में कहा गया टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इशू। MNO company has issued 200 million of 8% irredeemable loan stock. The current market price of each unit of loan stock is 124x interest, nominal 100 के against. The corporation tax rate is 30%. Yield से मुराद होती है रिटर्न या प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। Yield is equal to pre-tax cost of debt, and in case of irredeemable debt the formula will be I over market value. I is the annual interest on one bond, 8% का मतलब 8 रुपए 100 रुपए के ऊपर, और मार्केट वैल्यू इज 124। तो बताइए जनाब यील्ड क्या आई? 6.4945%। ये यील्ड आ गई थी। फिर हमें क्या पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दीजिए। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इरिडीमेबल की I इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू। सो 8 इंटू टैक्स रेट 30 है, 0.3 ओवर 124 इंटू 100, 4.52। हम इसको स्मार्टली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी प्री टैक्स ले चुके थे हम, सिंपली 6.45 को 1 माइनस टैक्स भी कर देते तो यही जवाब आता। ठीक है,
हम इस केस में ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि प्री टैक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो सिंपली पोस्ट टैक्स कर देते उसको, बात खत्म हो जाती। और तीसरी है जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ये चीज़ भी हम वैक की बेसिक कैलकुलेशन में सीख चुके हैं। बैलेंस शीट वैल्यू है आपकी 200 मिलियन, डिवाइड विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ डेट करें तो आपको डेट सर्टिफिकेट्स आ गए। आपके कितने डेट सर्टिफिकेट्स यूज हैं? बैलेंस शीट में डेट कितना आ रहा है, एक डेट सर्टिफिकेट कितने का है, तो ये टोटल डेट आ गए। टोटल डेट सर्टिफिकेट्स इनटू इट्स वैल्यू कितनी है? 124। तो बताइए जनाब, इट इज 248 मिलियन। इलस्ट्रेशन नंबर 26। और वैक में हमेशा पोस्ट टैक्स यूज होती है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में इलस्ट्रेशन 25 में उसने हमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई थी, मैंने उसको पोस्ट टैक्स बना के फिर वैक की कैलकुलेशन में शामिल किया। जिस डेट इंस्ट्रूमेंट की रिटर्न टैक्स अलाउबल है उसकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हम वैक की कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। प्रेफरेंस शेयर इज द डेट, बट उसकी रिटर्न टैक्स अलाउबल नहीं होती। इलस्ट्रेशन नंबर 27। The PQR company has an issue 100 million 8% bonds that are redeemable in 3 years' time at par. Their current market price is 90x interest, nominal value is rupees 100, and the corporation tax rate is 30%. Calculate after tax cost of debt capital. Redeemable debt instrument की after tax cost of debt कैसे लेते हैं? Redeemable debt instrument की IRR of post-tax cash flows. IRR of post-tax cash flows starting with zero market value. तो हमारे जो कैश फ्लोज होंगे जीरो में मार्केट वैल्यू 90 की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से 8 रुपए, और 3 साल बाद रिडम्पशन पार पे, और टैक्स 30% है। सेम ईयर हम लेके चलते हैं। लीजिए जी, ये कैश फ्लोज हैं आपके, ये आपके पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बन गए। इनको 5% पे डिस्काउंट कीजिए, इनको 10% पे डिस्काउंट कीजिए, फिर मुझे IRR बताइए क्या आइए। कंप्लीट कीजिए IRR की कैलकुलेशन फटाफट। NPV एट 5% लाइए, NPV एट 10% लाइए, और फिर IRR बताइए क्या आ रही है। रिडीमेबल डेट के कैश फ्लोज आपके सामने मैंने बना दिए हैं। फाइव परसेंट पे NPV बताइए क्या आ रही है? 11.65 पॉजिटिव, 10% पे 0.97 नेगेटिव, इंटरपोलेशन से IRR 9.62। और IRR का आंसर आपको पता है, दैट डिपेंड्स ऑन द रेट यू सिलेक्ट। 5 और 8 लोगे कुछ और होगा, 5 और 15 लोगे कुछ और होगा, दैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज वी डू कैलकुलेशन राइट। आंसर क्या है मैटर नहीं करता।
अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 28 होम असाइनमेंट में आपके पास हैं 28, 30 एंड 31। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 29, आज की लास्ट इलस्ट्रेशन हम ये शेयर करेंगे। बाकी 3 इलस्ट्रेशन आपकी होम असाइनमेंट में रहेंगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह कल से। हम इलस्ट्रेशन 29 अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई इशू जनाब अभी तक? IRR पे टाइम लग रहा है लोगों का, इसका मतलब अभी तक बेसिक कैलकुलेशन पे ग्रिप नहीं है, स्पीड नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन पे अगर आपकी स्पीड नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपको BFD में अच्छा करना बेटा। इन पे अब आपको इस तरह हो जाना चाहिए था बाय नाउ, क्योंकि इस कैलकुलेशन को किए हुए हमें क्लास में कम से कम 1.5 महीना हो चुका हुआ है। इलस्ट्रेशन 29। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट क्या जी? कैलकुलेट वैक टू बी यूज फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स सेपरेटली, assuming ZEB Limited will follow the same gearing ratio for the financing of new project। 2 प्रोजेक्ट के लिए वैक निकालने को मैं कहा जा रहा है। डाटा पढ़ते हैं जी। 2 बोथ प्रोजेक्ट से क्या मुराद है यहाँ पे? ZEB Limited is engaged in running a textile spinning mill and has following current information: textile mill से related data, market value of based gearing debt equity, beta, post tax cost of debt। ये ZEB का डाटा उसने दिया। ZEB Limited is planning to appraise 2 projects, one is expansion of existing business and the other is a diversification into cement sector। दो प्रोजेक्ट्स एवेल्यूएट होने जा रहे हैं, एक एक्सपेंशन मतलब टेक्सटाइल और एक सीमेंट सेक्टर। बीटा वैल्यू ऑफ अ कंपेटिटर इन सीमेंट सेक्टर इज 1.4 with gearing ratio same as ZEB। Average return offered by market on equity investment is 15% and risk-free rate of return is 7%। अच्छा, जब हमें 2 वैक निकालने को कहा गया है, वैक के अगर हम स्टेप्स रिकॉल करें, आइडेंटिफाई सोर्सेज, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू और रेशियो मार्केट वैल्यू बेस्ड एंड देन वैक। अच्छा, अब हमें 2 वैक चाहिए, एक एक्सपेंशन का, एक डाइवर्सिफिकेशन का। फर्क कहां पे है? फर्क कहां पे है डाइवर्सिफिकेशन वैक और एक्सपेंशन वैक में? कहां कौन सी कैलकुलेशन बदलती है भाई दोनों में से? बीटा वैल्यू की वजह से KE, ओनली KE विल बी डिफरेंट फॉर 2 ऑप्शंस। बाकी सारा डाटा वैक का कॉमन है। तो हम पहले डाटा कैप्चर करते हैं और फिर हम KE 2 डिटरमिन कर लेंगे। सीमेंट की KE अलग होगी, टेक्सटाइल की KE अलग होगी। सीमेंट की KE के लिए हम इंडस्ट्री से डाटा ले लेंगे, सीमेंट का बीटा में अवेलेबल है, और टेक्सटाइल की KE के लिए कंपनी का डाटा अपना चलेगा। तो हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सोर्सेज, उनकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यूज, सोर्सेज इक्विटी एंड डेट, मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियो अवेलेबल है, हम उसको पिक कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियो है डेट 40, इक्विटी 60, टोटल 100। कॉस्ट ऑफ डेट का भी कोई इशू नहीं है, वो गिवन है 7.5%। मसला सिर्फ KE में आएगा, टेक्सटाइल की KE और सीमेंट की KE फर्क होगी। टेक्सटाइल की KE आएगी आपकी RF 7%, RM 15% माइनस 7% इंटू बीटा। टेक्सटाइल का बीटा 1.25, तो टेक्सटाइल की KE कितनी जी? 17%.00। और सीमेंट सेक्टर की KE होगी 7 + 15 - 7 इंटू सीमेंट बिजनेस का बीटा 1.4। इसकी KE 18.00%। लीजिए जी, अब आपको 2 वैक कैलकुलेट करने हैं। एक वैक आपने लेना है टेक्सटाइल का, उसकी कैलकुलेशन रहेगी कुछ ऐसे: KE इंटू वेट प्लस KD पोस्ट टैक्स इंटू वेट ओवर टोटल वैल्यूज। बताइए जी, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सूटेबल वैक क्या आया यहां से? $13.2। और अब हमने सीमेंट सेक्टर का वैक लेना है, तो सिर्फ ये फिगर बदलनी है जी, उसकी KE बदलनी है। इट विल बी वैक of cement sector 18.2 into 60 plus 7.5 into 40
डिवाइड विद 100 13.92 13.92। लीजिए जी, ये दो बैक आ गए। तो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन से हमारी गपशप जो शुरू हुई थी वो किसी एक मंतकी अंजाम तक पहुंची है, लेकिन अभी भी हम Z से बहुत दूर हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कल के लेक्चर में शायद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्कशन को कल नहीं कंक्लूड हो पाएगा, मेरे को लगता है शायद परसों पे बात चली जाए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पर चली जाए। नेक्स्ट लेक्चर मैंने कल जैसे डिसाइड किया था, एक लेक्चर हमारा इस वीक का शॉर्ट हो गया, उसका मेकअप हम प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक। मतलब इस वीक में थोड़ा सा मुझे शेड्यूल को ऐसा वर्क शेड्यूल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मेरे ख्याल हम नेक्स्ट वीक वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि वी शुड हैव 4 क्लासेस, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी इसी रूटीन में हम क्लास ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम 4 क्लासेस ले लेंगे ताकि हमारा जो इस वीक का एक लॉस है उसको मैं कवर अप कर लूँ। मुझे लगता है कि पहले भी हमारी एक क्लास मिस हुई थी, लेकिन उसका लॉस उस वक्त मुझे इतना नहीं मैटर कर रहा था, लेकिन अब क्रिटिकल है तो इसलिए मैं इसको कैरी नहीं करना चाहता। मैं इसको मेकअप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम 4 क्लासेस लेके इसको कवर अप कर लेंगे। जी, कोई सवाल यहाँ पे? असाइनमेंट मैंने आपको बता दी, छोटी सी रिवीजन तो होती है आप लोगों की। असाइनमेंट जो कराया वो तो करना ही है, इसके अलावा कुछ ये इलस्ट्रेशन मैंने छोड़ी हैं, इनको आप अटेम्प्ट करके आइएगा। जो इश्यूज होंगे उनको कल डिस्कस करेंगे और फिर हम कल अपनी डिस्कशन को लेके आगे इंशाअल्लाह चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।